हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने सारे पेपर अच्छी तरीके से निपटा लिए होंगे। अब बारी आ गई है फिजिक्स की। ठीक है, तो आज हम आपको फिजिक्स में 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। अगर इनको आप लोग तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ 4 मार्च को आप 95% अंक पक्के करके आओगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये वीडियो अंत तक देखना है। ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, फिजिक्स में इन 50 क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरू करेंगे और फिर हम अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। हम शुरू से लेकर अंत तक चलेंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन बटे कूलाम, कूलाम बटे न्यूटन और जूल बटे न्यूटन। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है और इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा। ठीक है, हम आपको पूरी तैयारी हर सब्जेक्ट की करवा रहे हैं। जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि हम सारे क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, अब आपको हम पूरे टॉपिक फिजिक्स में भी बता देंगे, बस उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन बताऊंगा, बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। ऑप्शन है अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध उच्चतम होगा वो वोल्ट मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि किसका प्रतिरोध उच्चतम होगा तो आप बताएंगे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। ठीक है, तो धारावाही चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र या फिर वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों, या फिर ना तो वैद्युत और ना ही चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर धारावाही चालक के चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो धारावाही चालक के चारों ओर केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम स्क्वायर, या फिर न्यूटन वोल्ट बटे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है,
क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वोल्ट मीटर। ठीक है, क्लियर है। क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? जिसको भी जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको जरूर सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वोल्ट मीटर होता है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग Vd में संबंध है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए धारा घनत्व J क्या होता है और अपवहन वेग Vd क्या होता है, तभी आप संबंध निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से बहुविकल्पी बताया जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा J बराबर NeVd। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। धारा घनत्व और अपवहन वेग Vd में जो संबंध होता है वो J बराबर NeVd होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तब आपको ये स्थापित करना होगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पी है तो आप याद रखिए J बराबर NeVd ये संबंध होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है। अभी आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत धारिता का मात्रक कौन सा है। आपके ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, फैराड या फिर नॉन। तो यहाँ पर वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बल लगता है वो 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है, सभी को पता है। जब हम वैद्युत द्विध्रुव का जो निकालते हैं प्रूफ तो उसमें आपका आता है F बराबर यानी F अनुक्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगता है वो F अनुक्रमानुपाती 1/r² पर निर्भर करता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको अभी के अभी घोल कर पी जाना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, लेंज के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है, तो चलिए समझते हैं लेंज के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, धारा संरक्षण नियम, वेग संरक्षण नियम या फिर वोल्टता संरक्षण नियम। तो यहाँ पर लेंज का जो नियम होता है उसको ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण नियम ये होता है लेंज का नियम। ठीक है, अगर पूछा जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे लेंज के नियम से। ठीक है, या फिर कहेगा लेंज के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे ऊर्जा संरक्षण नियम के नाम से। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं ये आपको बताना है। जैसे कि स्थिर आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, गतिमान आवेश द्वारा या फिर नन ऑफ दीज। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो हमेशा त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो आप बताएंगे त्वरित आवेश के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है या नहीं, आप लोग कमेंट बताते रहिएगा। ठीक है, अभी यहाँ से वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, लास्ट तक बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, बस टाइम ज़्यादा थोड़ा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद होने चाहिए आपको। यहाँ पर दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है यानी किस रंग के लिए है? जैसे आपके ऑप्शन है नीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए या फिर लाल प्रकाश के लिए। तो यहाँ पर जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमेशा लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है। इतना समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए, किस प्रकाश के लिए अधिक होती है, तो आप बताएंगे लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। तो नेत्र लेंस की किस प्रकार की प्रकृति होती है? अभिसारी, अपसारी या फिर अभिसारी व अपसारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो हमेशा अभिसारी प्रकृति होती है। ठीक है, अभिसारी का मतलब होता है जो दूर फैली हुई वस्तुओं को एकत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिसारी प्रकृति आप लगाएंगे। अगर पूछा जाएगा नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताएंगे अभिसारी होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर NH/2π होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, तो आप बताएंगे NH/2π। ठीक है, n क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ कोणीय यानी संवेग है। ठीक है, तो नंबर ऑफ संख्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो लास्ट में कह रहा है कि तरंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अवरक्त किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें ये आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और अल्फा किरणें जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो इसमें पूछा था तरंग नहीं है, तो आप बताएंगे अल्फा किरणें जो हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। ठीक है, तो चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो आप इसमें बताएंगे हमेशा अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो आप बताएंगे अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य नहीं होती है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अनुप्रस्थ ही होगा इसमें राइट आंसर। पहला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रेरकत्व का मात्रक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है प्रेरकत्व का मात्रक है, तो यहाँ पर प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो ओम सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेरकत्व का मात्रक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ओम सेकंड होता है।
ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं तो एल बटे आर का मात्रक होगा। बोर्ड में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मात्रक किस प्रकार से आएगा वो आपको घुमा कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है बहुत आसान लेकिन आपको समझने की देरी है। जैसे कह रहे हैं कि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं तो एल बटे आर का मात्रक होगा। तो एल बटे आर का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहना इसमें। जैसे कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है तो आप बताएंगे प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप बताएंगे प्रकीर्णन के कारण हमेशा आकाश कैसा दिखाई देता है तो नीला दिखाई देता है, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा, ठीक है। तो प्रिज्म से जब गुजरेगा तो किस रंग का विचलन जो है अधिकतम होगा तो बैंगनी रंग का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग का प्रकाश यानी विचलन जो है अधिकतम होगा क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति अब कैसी होनी चाहिए। जैसे ऑप्शन दिया गया है देहली आवृत्ति की आधी हो, देहली आवृत्ति की एक हिस्से से ज़्यादा हो, या फिर देहली आवृत्ति से कुछ कम हो, या फिर देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो यहाँ पर मैंने आपको जब करवाया था आपतित प्रकाश की आवृत्ति वाला चैप्टर, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब देहली आवृत्ति से अधिक हो, ठीक है। आवृत्ति जो होगी वो देहली आवृत्ति से अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है यदि कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी, ठीक है। तो कण का संवेग जब दोगुना किया जाएगा तो इसकी दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपने सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लिया है, ठीक है। इसमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको निपटारा जरूर करेंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखने वाले हैं अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से अपने अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसका मात्रक क्या है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए जो वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2QL होता है, इसका मात्रक कैसे आया, क्योंकि Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो यहीं से आया है P बराबर 2QL का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पर हम इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है।
क्या बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, अब इसका सूत्र भी याद रखना होता है। जैसे सूत्र दिया जाता है विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन यानी विभव परिवर्तन की दर, तो यहाँ पर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन इसका सूत्र हो जाता है। अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो आप लगाएंगे माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा जहाँ पर लग जाता है इसका मतलब यही होता है कि इसके परिवर्तन की दर हो गई। जैसे v के आगे लगा है तो विभव परिवर्तन की दर, x के आगे लगा है तो दूरी परिवर्तन की दर हो गई। तो ये हमारा सूत्र होता है विभव प्रवणता का। तो उम्मीद करते हैं ये भी सूत्र आपको बेहद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा और हो सके तो आप लोग इनको कहीं पर नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं याद कर सकते हो तो भाई आप जानो, मेरा काम है बताना जो मैं बता रहा हूँ, आपको तैयार करके जाना है और तभी नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अंत तक देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट जितने भी हैं इसी वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, एक समान यानी कि बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखते हैं कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो बताएंगे जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में उदाहरण पूछ रहा था कि उदाहरण दीजिए, तो आप उदाहरण में लिखेंगे कि लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। कहाँ पर होगा, तो लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। इतना क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यावहारिक उदाहरण भी दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझते रहिए और आप इसको याद भी करते रहिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा और इसका व्यवहारिक उदाहरण। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है समझिए। जैसे इसमें हम लिखते हैं किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। क्लियर हो गया। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अगर आएगा तो आप लोग आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में आगे देखिए, अगला कह रहा था कि एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। तो व्यवहारिक उदाहरण इसके हम लिखेंगे, इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली है। क्या है, तो ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली जो है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर कार्य करती है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा बहुविकल्पी में कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें हम लिखते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से
अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर हो गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव अगर आएगा तो आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको हम सारे टॉपिक करवाएंगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तैयारी हम करवाएंगे, तैयारी करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो मैं आपको 95 की तैयारी करवा दूंगा, लेकिन उसको तैयार आप लोग कितना कर पाते हैं वो आप लोग समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर hν माइनस hν नॉट। यहाँ से h को हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ से जो आपका सूत्र निकल कर आएगा वो हो जाएगा 1/2 mv² बराबर h माइनस, यानी कि h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा आइंस्टीन का समीकरण तो आपको बताना है 1/2 mv² बराबर h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सारे क्वेश्चन एक बार तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी में से आपका पूरा पेपर फंसने वाला है, ठीक है। अभी आगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बस वीडियो को बने रहे लास्ट तक, ठीक है। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो लाइक करो फटाफट, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है? जैसे हम लिखेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के या किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन W बराबर होता है, ठीक है। W से हम कार्यफलन को प्रदर्शित करते हैं तो W बराबर hν नॉट होता है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति है। ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये सारे रिचार्ज कर लेना है, फिर से जो आप लोग भूल चुके हैं उसको तैयार कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो W बराबर hν नॉट होता है कार्यफलन का सूत्र, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देहली आवृत्ति क्या होती है, उसके तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। इतना क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको देहली आवृत्ति, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है मैंने आपको बता दिया। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको 100% तैयार करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम आपको बताना है। मैंने आपको काफ़ी बार ये करवाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंज का नियम क्या है, इसको कैसे हल करते हैं, चलिए समझ लीजिए।
तो हम लेंज के नियम में लिखते हैं, जैसे उत्तर लिखेंगे कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेंज का नियम क्या है, तो आपको बताना है कि प्रेरित धारा की दिशा अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप सिंपल भी बता सकते हैं कि लेंज का नियम वह होता है जिसमें प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग आपसे लॉन्ग में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम भी लिखिए। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके नियम कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो चलिए इसमें समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जैसे हम लिखेंगे कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे कह रहा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर यहाँ से देखिए, ये इसका डायग्राम होता है, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अभिलंब है और ये आपतन, मतलब ये समतल पृष्ठ है। ठीक है, और यहाँ पर अभिलंब खींचा गया। तो अब इसको देखिए, ये आपतित किरण है, यानी विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, इसको आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपतन बिंदु होता है। यहाँ से जब ये सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जाना इसको इस सीधी रेखा में चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा इधर झुक गई, तो इसी को कहते हैं अपने मार्ग से विचलित हो गई। ठीक है, तो ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। और यहाँ पर जो कोण बनता है वो आपतन कोण, और यहाँ पर जो अपवर्तन कोण बनेगा वो आर होगा, आपतन कोण आई होगा। सब कुछ समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, सभी को पता है कौन कौन से हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी देख लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है, यानी एक ही सेंटर में है। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में कहता है कि दूसरा नियम जो है, किन्हीं दो माध्यमों में किसी विशेष रंग की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। ठीक है, जो साइन आई और साइन आर का अनुपात है वो एक नियतांक होता है, यही इसका दूसरा नियम है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी को कभी कभी पूछ लेता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो आपको यही नियम बताना है। तो स्नेल का नियम भी यही होता है और आपतन का, अपवर्तन का दूसरा नियम भी यही होता है। इतना सभी को समझ में आ गया। सब लोग एक बार थम्स अप करके बताएंगे, वीडियो को लाइक करके बताएंगे कि कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग स्वयं देख लीजिए कितनी बार ये पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, लॉन्ग में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर व्यतिकरण क्या होता है पहले समझिए। हम लिखेंगे कि लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगे जब किसी माध्यम में एक ही चाल से आगे बढ़ती हैं तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता
कुछ स्थानों पर अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। मतलब लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें जब किसी माध्यम में एक ही चाल से आगे बढ़ती हैं तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ स्थानों पर अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब कहते हैं कि जब यानी कि जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें समपोषी व्यतिकरण तथा जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया व्यतिकरण क्या होता है और इसकी शर्तें आपको बताने वाले हैं। तो जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी उन्हें समपोषी व्यतिकरण और जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होगी उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर। उसके बाद में कहता है कि व्यतिकरण की शर्तें बताइए। तो व्यतिकरण की दो शर्तें लिख दीजिए आप लोग तो पर्याप्त हो जाएगा। पहली है कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, ठीक है, ये समझना है। और दूसरा है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ तथा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला है दोनों के कला संबद्ध स्रोत बराबर होने चाहिए और दूसरा है आवृत्तियाँ और तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों इसकी शर्तें होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से हमारा भी काफ़ी मोटिवेशन बढ़ता है। उसके बाद में यहाँ से हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें हम लिखते हैं कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया, किसी चालक के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो विभवांतर और अनुगमन वेग के बीच संबंध कौन सा होता है वो आपको स्थापित करना है। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ सूत्र लिखना है। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको ये विस्तार करना आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ 2 नंबर में है इसलिए हम सूत्र लिख देते हैं। इसमें हम लिखेंगे विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध बराबर हो जाएगा वी बराबर यानी कि ई वी टाउ, ठीक है। वी बराबर ई वी टाउ अपान एम एल होता है। वी क्या है, विभवांतर है, टाउ क्या है, श्रांति काल होता है और वी क्या है, अनुगमन वेग है यहाँ पर, ठीक है। तो वी बराबर ई वी टाउ अपान एम एल होता है। ये आपको याद रखना है, विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने अभी आपको ये करवा दिया था, फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध बताइए। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है वो होता है I बराबर NEAVD। क्या हो जाएगा, I बराबर NEAVD। अगर A क्षेत्रफल है, अगर इसको 1 सेंटीमीटर रख दिया जाए तो यहाँ पर I बराबर NEVD बचता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध आपको याद हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। धारा घनत्व क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लिखते हैं कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब J बराबर I अपॉन A होता है, यानी A होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो
एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, चाहे आप याद कर लीजिए, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जे बराबर होता है धारा घनत्व। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये सारे 2-2 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर वाले ये भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, पहला है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए, और दूसरा है मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या होती है, इसमें हम लिखते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। क्लियर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, समझाइए। तो इसमें हम लिखते हैं कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सूत्र P बराबर 1 होता है। नेत्र लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, उस पर काफ़ी न्यूमेरिकल मिलते हैं, ठीक है, वो भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, इनको आप लोग तैयार कर लो। डेफिनेटली इसमें से आपको कम से कम 50-55 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के आपके 2-4 लॉन्ग बच्चे और न्यूमेरिकल बच्चे, उनको भी अगली वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल बच्चे हैं उनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। कल तक आपको सारे लॉन्ग और न्यूमेरिकल सब कुछ हल करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।